मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो हम लोग कल की चर्चा कर रहे थे, द्विवेदी युग में व्याकरणिक स्थिति, और दूसरी चर्चा हम लोगों ने की है नंबर 2 पर कि द्विवेदी युग जो हमारा ठीक सन 1900 से 1920 का है, उस युग में भाषा के स्तर पर कैसे ब्रज ने अपने आप को धीरे धीरे अस्ताचल की ओर करके और खड़ी बोली को उदय कर दिया। हम लोग दो चीज़ों पे चर्चा कर ली। तीसरी चर्चा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, द्विवेदी युग को बहुत समृद्ध किया है, उस चर्चा पर हम लोग बातचीत करेंगे। उसमें आज स्थिति ये रही है कि जिस समाज में जिसकी उपेक्षा की गई, जिसकी एक तरह से नज़रअंदाज उसको किया गया, उसको द्विवेदी युग ने कैच किया, उठा लिया। जैसे आप जानते हैं कि समाज में वैसी स्त्रियां जो दबी हुई हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं, वैसी स्त्रियों को साहित्य ने भी जगह नहीं दिया। जैसे आप जानते हैं कि राम की पत्नी सीता हैं और सीता को माँ माना गया, अतः सीता की चर्चा तो हर जगह है। कहीं आप तुलसी को देख लीजिए तो आप आगे आकर के जितने रचनाकार हैं, केशव को देख लीजिए, जो भी रचनाकार हैं, सब ने सीता की चर्चा की है। लेकिन उर्मिला जिसकी बड़ी त्याग है और एक बड़ा कर्तव्य पालन है, लेकिन उसकी चर्चा किसी ने अपने साहित्य से नहीं किया। द्विवेदी युग ने पूरी तरह से लेखकों को तैयार किया इस मामले में कि वो लेखक वैसे लोगों को जो उपेक्षित हैं, नज़रअंदाज किए गए हैं लोग हैं, उनकी जो स्थान है वो साहित्य में बन जाए। अंत में मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी जी ने ही तैयार किया और उनको बताया कि किस तरह के लेख हमको चाहिए। और यही कारण था कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, यशोधरा और विष्णुप्रिया जैसी किताबें रच दी। आप जानते हैं कि साकेत जिसमें कि पूरा उर्मिला का वर्णन है, आप जानते हैं यशोधरा जिसमें कि गौतम की पत्नी यशोधरा की चर्चा है, उर्मिला जिसकी बड़ी मजबूत त्याग है और उस त्याग में ससुर और सास के पालन देखभाल, साथ साथ घर परिवार का हिफाजत और पति को छोड़कर 12 वर्ष और 14 वर्ष का वनवास, एक तरह से घर का जो वनवास था उसको झेलने वाली उर्मिला का जिक्र मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत में की है। आप जानते हैं कि 9वें सर्ग में आप देखते हैं कि उर्मिला का जो पीड़ा है वो उद्वेलित हो रहा है और ऊर्जावान हो रहा है। आइए यशोधरा पर हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है और गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को सोते हुए गौतम बुद्ध रात्रि के अंधेरे में घर छोड़कर वन विहार में निकल पड़े। ठीक है कि वो ज्ञान के लिए, ज्ञान की खोज में निकल रही है, लेकिन पत्नी जिनकी गलती क्या है कि उसको सोते छोड़कर आप चले गए। इस पर सखी वो मुझसे कह कर जाते, एक बड़ी शिकायत और बहुत दर्द इस शिकायत में मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में उठाई है। सखी वो मुझसे कह कर जाते, क्या वो मुझसे कह जाते तो कोई बाधा पाते? सखी वो मुझसे कह कर जाते। ऐसी कविताएं जिस कविता में एक पीड़ा है, एक स्त्री का दर्द है, जो यशोधरा में साफ साफ दिखता है। और ऐसी ही द्विवेदी युग की एक पहचान है, द्विवेदी युग की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने स्त्री को एक महत्व दिया, स्त्री को एक जगह दी और ऐसे ही स्थान पाकर स्त्रियां साहित्य में बहुत आगे गई। आप जानते हैं रीतिकाल की स्त्रियों को देखेंगे तो भोग विलास की वस्तु मान ली गई थी, श्रृंगारिक मान ली गई थी। ये कहा जा रहा था कि स्त्रियां केवल मनोरंजन और घर के कामकाज के लिए ही बनी हैं। लेकिन द्विवेदी युग में स्त्री का एक बदलता हुआ स्वरूप दिखता है। और फिर
स्त्री एक सवाल करती है कि मैं हूँ, यानी यशोधरा को आप देख लीजिए, सीधे सीधे मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि गौतम बुद्ध जब भिक्षाटन के लिए आते हैं तो यशोधरा नहीं जाती है, कहती नहीं, यदि वो मुझे छोड़ कर गए हैं तो मैं भी उनसे नाराज हूँ और मैं उन्हें भिक्षाटन के लिए नहीं पधारूंगी, नहीं मैं सामने हो सकती। ये जो एक केंद्र है साहित्य में, ये बहुत बड़ा स्थान है और ये द्विवेदी युग की एक बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि आप ये देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ही नहीं बल्कि उस द्विवेदी युग के जितने रचनाकार हैं उन्होंने स्त्रियों को बहुत ऊपर उठाने का काम किया और काफ़ी तेज़ी से स्त्रियां उभर कर सामने साहित्य के दृष्टि से आईं। रंग में भंग जैसी रचना आप जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त को सीधा सीधा संकेत कर दिया था द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कि किस तरह की रचना आपको करनी है और तभी उस रचना में महत्व दिया जाएगा या स्थान मिलेगा। इसका आप एक जीता जागता नमूना साकेत, वैष्णव प्रिया और फिर यशोधरा में देखने को मिलता है। ऐसी स्त्री में आप देखेंगे कि साहित्य की ये जो स्त्रियां हैं वो सवाल करना सीखी हैं, वो नाराज़ होना सीखी हैं, वो अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं उभारने या समाज में लाने की प्रेरणा पाई हैं। और तब आप कह सकते हैं कि भले ही साहित्य में, लेकिन द्विवेदी युग में ये जो 20 सालों का काल है, इस काल में स्त्रियां आगे आई हैं और यह आगे आना ही युग के आधुनिक होने का संकेत है। और यही आधुनिक युग है जहाँ पर स्त्री को स्थान है। आप जानते हैं कि इसी दौर में जब 1915 से 18 के बीच के दौर में गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने भी कहा कि इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ है तो स्त्री पुरुष का मेल नहीं है। स्त्री पुरुष की एकता हो तो निश्चित रूप से यह देश बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा। स्वतंत्रता इसको तभी मिलेगी जब स्त्री पुरुष एक होकर और एकजुटता में युद्ध करेंगे या आंदोलन करेंगे। युद्ध का नाम तो गांधी ने नहीं लिया क्योंकि वो अहिंसक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि एकजुट हो गए तो स्त्री जिस दिन पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे आ गए तो तय मानिए कि यह देश स्वतंत्र हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यह देश पुरुष प्रधान देश रहा है जिसमें पुरुषों की एक महत्ता रही है, लेकिन द्विवेदी युग ने केवल पुरुष को नहीं बल्कि स्त्री को भी साथ साथ रखने का पूरा प्रावधान किया। भले ही ये साहित्य के अक्षरों में, लेकिन कम से कम ज़हन में आया तो सही। आज की चर्चा यही स्त्री के उभरे हुए या कर्मनिष्ठ होने का, आधुनिक होने का, या हम कह सकते हैं पुरुष के साथ इस पुरुष प्रधान देश में पुरुष के कंधे के साथ मिलकर चलने की जो प्रेरणा मिली है, इसने द्विवेदी युग को समृद्ध किया है, सफल किया है, सार्थक किया है और सुदृढ़ भी कर दिया है। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा अगली क्लास में। आज के लिए इतना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।